एक बार फिर से कहर बरपाने की तैयारी में है। एक महीने से कम वक्त में जिस तेजी के साथ कोरोना ने पैर पसारा है, उससे ये बात तो साफ है कि आने वाले वक्त में हालात पिछले साल की तरह ही खराब हो सकते हैं। सबसे बुरी हालात की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में ये तस्वीर आई है, जहां 1 मार्च से 30 मार्च तक केसेस में 10% का इजाफा देखा गया है। आप भी देखिए किस रफ्तार से कोरोना फिर से हमले की तैयारी है। कहर बरपाने को फिर तैयार कोरोना। फिर डराने लगी है केस की बढ़ती तादाद। 1 महीने से कम वक्त में बढ़े कई गुना केस। लखनऊ पर कोरोना का सबसे बड़ा अटैक। एक महीने में 10 गुना बढ़े कोरोना केस। ये तस्वीरें आज भी लोगों के लिए दहशत का सबब बनी हुई हैं, क्योंकि पिछले साल जब कोरोना के केस बढ़े तो हर कोई परेशान, डरा सहमा सा नजर आता था। सड़कें वीरान थी और जिंदगी घरों में कैद होकर रह गई थी। कोरोना का कातिल वायरस इस कदर तेजी से फैल रहा था कि हर किसी के चेहरे पर इसका खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उम्मीद थी कि वक्त के साथ साथ केस घटेंगे और लोग खुद को महसूस करेंगे, जो काफी हद तक हुआ भी। लेकिन मार्च के महीने के वापस लौटते ही कोरोना भी तेजी से वापस लौटने लगा। ये कातिल वायरस दबे पांव दहशत की दूसरी दस्तक दे चुका और एक बार फिर ये अपनी जद में आने वाले हर शख्स को मौत बांटने की साजिश रच रहा। जिस कोरोना के केस कम होने के बाद लोग राहत की सांस ले रहे थे, वही कोरोना अब लोगों को फिर से खौफजदा करने लगा। जिस तेजी के साथ कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे फिर पिछले साल उस वक्त की यादें ताजा हो गईं, जब कोरोना के डर से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। अब पहले आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के ये आंकड़े किस तरह बढ़ रहे हैं और क्यों इसकी वजह से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का डर फिर सताने लगा। दरअसल 1 मार्च को 24 घंटे में कोरोना के 87 मामले सामने आए थे, जबकि 29 मार्च को 24 घंटे में कोरोना के 1368 केस सामने आ गए। 1 मार्च को लखनऊ में कोरोना के 15 केस सामने आए थे, जबकि 29 मार्च को लखनऊ में कोरोना के 499 मामले सामने आए। 1 मार्च को प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 2078 थी, जबकि 29 मार्च को प्रदेश में कोरोना के 8669 केस हो गए। 1 मार्च को लखनऊ में कोरोना के 254 एक्टिव केस थे, जबकि 29 मार्च को लखनऊ में एक्टिव केस बढ़कर 2598 हो गए। लखनऊ में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या इस होली फेस्टिवल के नाते जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो ट्रैवलर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पाए गए। दूसरा ये देखा गया कि अगर किसी घर में कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो उनके घर के जो कॉन्टैक्ट थे, जब हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग करते हैं तो अधिकांश लोग उसमें से संक्रमित पाए गए। वो एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन यह है कि वो पॉजिटिव पाए गए और उसके लिए जो है वो प्रोटोकॉल के तहत जो है वो होम आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था कर दी गई है। साफ है कि जिस रफ्तार से लखनऊ में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वो बेहद डराने वाला है। होली के वक्त भी लोगों से तमाम एहतियात बरतने की अपील सरकार और प्रशासन की ओर से की गई, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती ही दिखाई दी। ऐसे में ये भी डर सता रहा है कि होली के बाद कोरोना के मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अभी ज्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक यानी कि बिना लक्षण वाले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए कोविड अस्पताल और बेड की तादाद भी तेजी के साथ बढ़ाई जा रही है। जो केसेस बढ़ रहे हैं उन केसेस के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में है। प्रत्येक केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और उसके बाद जो है वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है।
साथ ही साथ जो है वो बैरिकेडिंग और सैनिटाइजेशन के काम भी जो है वो बहुत ही गंभीरता से किया जा रहा है। ये सारे मेजर्स लिए गए हैं। प्रत्येक दिन हम लोग की प्रातः सुबह 7 बजे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में और शाम 7 बजे जो है वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर में इसकी समीक्षा होती है। कल रात तक जो केसेस आए हैं उनकी समीक्षा आज हम लोग सुबह कर लेते हैं। अब आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि 20 मार्च के बाद से कैसे लगातार कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 20 मार्च को प्रदेश में 2774, जबकि लखनऊ में 550 एक्टिव केस थी। 21 मार्च को प्रदेश में 3036, जबकि लखनऊ में 659 एक्टिव केस थे। 22 मार्च को प्रदेश में 3396, जबकि लखनऊ में 761 एक्टिव केस थे। 23 मार्च को प्रदेश में 3844, जबकि लखनऊ में 954 एक्टिव केस थे। 24 मार्च को प्रदेश में 4338, जबकि लखनऊ में 1153 एक्टिव केस थे। 25 मार्च को प्रदेश में 5049, जबकि लखनऊ में 1357 एक्टिव केस थे। 26 मार्च को प्रदेश में 5824, जबकि लखनऊ में 1648 एक्टिव केस थे। 27 मार्च को प्रदेश में 6615, जबकि लखनऊ में 1056 एक्टिव केस थे। 28 मार्च को प्रदेश में 7692, जबकि लखनऊ में 2193 एक्टिव केस थे। 29 मार्च को प्रदेश में 8669, जबकि लखनऊ में 2598 एक्टिव केस सामने आए। एक महीने के भीतर ही लखनऊ में कोविड की तादाद 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई, जो न सिर्फ खतरे की घंटी बजा रही है, बल्कि कोरोना के दहशत की दूसरी दस्तक की तस्दीक भी कर रही है। पिछले साल तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया था और इसकी मदद से कोरोना को काफी हद तक आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। लेकिन फिलहाल बाजार खुल चुके हैं, सड़कों पर भी भारी भीड़ है, लोग कोरोना को लेकर लापरवाही भी जमकर बरत रहे। ऐसे में मुद्दे की बात यही है कि ये लापरवाही आने वाले दिनों में बहुत भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर वापस लौटी और इसे लेकर बढ़ती जाने वाली लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। लगातार यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बेड्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि जो रोगी हैं, जो कोविड पॉजिटिव मिल रहे हैं, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। हमारे पीछे यही वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है कोविड-19 के लिए राजधानी लखनऊ में जो बनाया गया है, जहाँ से सभी पेशेंट से संपर्क किया जाता है। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है उसमें यहाँ से संपर्क किया जाता है और कोशिश यही चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर भी किया जाए और जो केसेस आ चुके हैं उनको जल्द से जल्द डिटेक्ट करके आइसोलेट कर दिया जाए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। जल्द ही दिल्ली से मेरठ तक आप फर्राटा भर पाएंगे और ऐसा इस वजह से क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम करीब करीब पूरा हो गया है। अप्रैल के महीने में इसे आम लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा, जिसके बाद आप दिल्ली से मेरठ तक की दूरी महज 45 मिनट में पूरी कर पाएंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली से मेरठ का ये सफर अब सुहाना होने वाला है। जल्द ही दिल्ली से मेरठ सिर्फ 45 मिनट में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम करीब करीब पूरा। अप्रैल से आम लोगों के लिए खुल जाएगा एक्सप्रेसवे। सुहाना होने वाला है दिल्ली से मेरठ का सफर। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली का सफर अब घंटों नहीं बल्कि मिनटों की बातें बनने वाला है। दरअसल दिल्ली और मेरठ के बीच बनने वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम अपने आखिरी फेज में है और जल्द ही ये एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खुलने भी वाला है। 72 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में केवल चिपियाना इलाके में बनने वाले रेलवे ब्रिज का काम रह गया है, जबकि बाकी का पूरा काम निपटा लिया गया है। पीएम मोदी के साथ इसे लेकर एनएचआई की हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें एनएचआई ने बताया कि 4 खंड में बन रहे इस एक्सप्रेसवे का काम अप्रैल में खत्म हो जाएगा और इसे आम लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। अब आपको पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की खूबियों से रूबरू कराते हैं। अप्रैल में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो जाएगा। अप्रैल में ही ये लोगों को समर्पित भी कर दिया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 72 किलोमीटर लंबा है
45 मिनट में इसके जरिए दिल्ली से मेरठ की दूरी तय की जाएगी। दिल्ली से मेरठ जाने वालों को जाम से इसकी वजह से निजात मिलेगी। 841 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली से डासना तक 14 लेन का है, जबकि डासना से मेरठ तक ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का हो जाएगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर वर्टिकल गार्डन विकसित किए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर सोलर सिस्टम से लैस लाइटें लगी हुई हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 5 फ्लाईओवर और 4 अंडरपास बनाए गए हैं। ये एक्सप्रेसवे NH24 और NH58 को सीधे जोड़ता है। दिल्ली मेरठ का काम लगभग पूरा हो गया है। अगर बात करें तो अप्रैल में इसके सारे काम को पूरा कर लिया जाएगा, सिवाय रेलवे ब्रिज जो कि चिपियाना में निर्माण हो रहा है उसको छोड़कर। इसको अब जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उन्होंने इस हाईवे का शिलान्यास रखा था और अब ये हाईवे लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इस हाईवे पे किस तरीके से शानदार सफर का अनुभव कर सकेंगे लोग और कैसा होगा इस हाईवे का सफर, हम भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इस हाईवे का काम पूरा हुआ है और कितना काम रह गया है बाकी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने की कवायद की गई है, जिसके तहत इसके दोनों ओर 50,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और कहा था कि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और मेरठ के बीच की सिर्फ दूरी कम नहीं करेगा, बल्कि विकास की नई इबारत भी गढ़ेगा। वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, वो पीएम के दावे को पुख्ता भी कर रही हैं। इस एक्सप्रेसवे को लेकर हमने मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल से भी बात की, जिन्होंने बताया कि उन्होंने सांसद बनते ही इसके लिए कोशिश शुरू कर दी थी और उनका ये सपना अब पूरा होने वाला है। यूपी गेट से डासना तक का, उसके अंदर एक रेलवे पुल है चिपियाना पर जो है ABS इंस्टीट्यूट के पास है। उसमें कुछ डिजाइनिंग में कुछ टेक्निकल कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको सॉल्व करने में कुछ समय लगा। इसी कारण से वो केवल एक हिस्सा ऐसा है, हालांकि वहाँ से ट्रैफिक शुरू से ही अलाउड है, थोड़ा सा स्पीड कम होती है। वो भी अब धीरे धीरे 4 लेन का हो गया है, 6 लेन का हो जाएगा। उसके अलावा जो इसका फेज 3 है वो पहले पूरा हो चुका है, फेज 1 पूरा हो चुका है। दिल्ली से आनंद विहार बस अड्डे से मेरठ की दूरी महज 55 किलोमीटर है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से यहाँ से मेरठ जाने वालों को हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को दिल्ली से मेरठ पहुंचने में कई घंटे का वक्त लग जाया करता था। ऐसे में जो भी लोग इस रूट से सफर करते आए हैं, उनके लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का तोहफा किसी सपने के पूरे होने जैसा है। माना जा रहा है कि अप्रैल में जब ये एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, उसके बाद दिल्ली से मेरठ या फिर पश्चिमी यूपी जाना लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा और सालों से जाम का दंश झेल रहे लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे अब लगभग सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। अगर बात करें तो इस पूरे एक्सप्रेसवे को अब जनता के लिए अप्रैल में पूरी तरीके से समर्पित किया जा सकता है, क्योंकि अगर बात करें तो जब रोड के कंस्ट्रक्शन को लेकर प्रधानमंत्री ने प्रगति की बैठक की तो उसमें NHAI ने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है कि अब इस पूरे रोड का काम लगभग पूरा हो चुका है। केवल एक कमी रह गई है, वो है चिपियाना पे बनने वाला रेलवे ब्रिज। उस कार्य में अभी 2-4 महीने का वक्त और लगेगा, लेकिन बाकी और सारे कार्यों को पूरा कर लिया गया है। इसके बाद फर्राटे से दिल्ली से मेरठ के बीच में गाड़ियां दौड़ना शुरू हो जाएंगी। कैरोशन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ITI कॉलेज के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों का खुलासा, जिसमें बैंक गारंटी के नाम पर बड़ा खेल किया जाता है। 1-2 नहीं, कुल 585 ऐसे ITI कॉलेजेस का कारनामा सामने आया है जिन्होंने ये खेल कर दिया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिन ITI कॉलेजेस के खिलाफ FIR दर्ज होने के आदेश थे, 2 महीने बीत जाने के बाद भी ये FIR दर्ज नहीं हुई। ITI कॉलेज के नाम पर बड़ा खेल, नए संस्थान खोलने की आड़ में फर्जीवाड़ा, खुल गई फर्जीवाड़ा करने वालों की कलई। ITI कॉलेज को अब तक आप तकनीकी जानकारी देने वाले केंद्र के तौर पर जानते होंगे, लेकिन आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसके बाद तकनीकी जानकारी देने वाले इन ITI कॉलेज को तकनीकी फर्जीवाड़े के नाम से भी पहचानेंगे। दरअसल नए संस्थान खोलने और कोर्स की यूनिट बढ़ाने के नाम पर उत्तर प्रदेश के 585 निजी ITI संस्थानों ने बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया और जो शर्त रखी गई थी उसी में खेल कर दिया। ये पूरा खेल बैंक गारंटी को लेकर हुआ है, जिसके बाद कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के निदेशक प्रशिक्षण सुनील गुप्ता ने नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट यानी निमी को पत्र लिखकर आवेदन निरस्त करने को भी कहा।
दरअसल इस फर्जीवाड़े को पूरे यूपी में अंजाम दिया गया, जिसमें 478 नए संस्थान खोलने वालों का फर्जीवाड़ा सामने आया। वहीं 107 संस्थानों में कोर्स की यूनिट बढ़ाने के नाम पर भी खेल किया गया। बैंक गारंटी लगाने में कर दिया बड़ा फर्जीवाड़ा। कानपुर मंडल के 12 जिलों में खुला खेल खेला गया। चित्रकूट, उन्नाव, औरैया और कानपुर में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। निजी संस्थान में या तो वो नया खोलेगा तब, या पुरानी संस्थान जो अपनी यूनिट बढ़ाएंगे नया, उनको 50,000 रुपये के हिसाब से बैंक गारंटी विभाग को देनी थी। लेकिन संज्ञान में आया है कि कतिपय संस्थानों ने अपनी फर्जी बैंक गारंटी जमा कर के अपने कुछ ट्रेडों की मान्यता भी ले लिया है, कुछ अंडर प्रोसेस में है। दरअसल जो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है वो कानपुर मंडल में बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया, जिसमें 12 जिलों में खेल हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि लखनऊ में बैठे अधिकारियों और बाबू की साठगांठ से खेल चलता है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले फर्जी बैंक गारंटी लगाने के मामले में कानपुर और औरैया के एक निजी ITI पर FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए गए, लेकिन अधिकारियों से साठगांठ के चलते मामला ठंडे बस्ते में पड़ा। दरअसल कानपुर के दहली सुजानपुर के सारण ITI का फर्जीवाड़ा सामने आया। वहीं औरैया के सोबरन सिंह ITI का भी खेल खुल गया। जब सारण ITI ने 6 लाख की फर्जी बैंक गारंटी लगाई, तो वहीं सोबरन सिंह ITI ने 15 लाख की फर्जी बैंक गारंटी लगा दी। इन दोनों ही संस्थानों ने 2019 में फर्जी बैंक गारंटी लगाई थी। सारण और सोबरन सिंह ITI के खेल निदेशालय की जांच में खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद नोडल प्रिंसिपल को दोनों संस्थानों पर 2 महीने पहले FIR दर्ज कराने के आदेश भी दिए गए थे। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी FIR दर्ज तक नहीं की गई, जो इस मामले में बड़े नेक्सस की तरफ इशारा कर रही है। वहीं संयुक्त निदेशक राहुल देव ने साफ कर दिया कि 478 नए संस्थान खोलने के लिए आवेदन करने वालों और 107 संस्थानों ने कोर्स की यूनिट बढ़ाने के नाम पर फर्जी बैंक गारंटी लगाई है। सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मान्यता तक खत्म की जाएगी। अगर मान्यता खत्म होगी तो यहाँ से जारी प्रमाण पत्र भी संदेह के घेरे में होंगे, जिसका सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में निजी ITI को लेकर तमाम फर्जीवाड़े हो रहे हैं और उन्हीं के बीच 585 निजी ITI का फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये फर्जीवाड़ा इस तरीके का है कि निजी संस्थान नए कोर्सों को लेकर के और यूनिट बढ़ाने के नाम पर लगातार फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। 585 निजी ITI संस्थानों के फर्जी बैंक गारंटी लगाने का ये मामला है। कौशल विकास एवं उद्यमिता जो मंत्रालय है, उसके कार्यकारी निदेशक ने पत्र लिखकर इन सभी आवेदनों को निरस्त करने को कहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया। दरअसल बैंक गारंटी के कागज कंप्यूटर से तैयार किए जाते हैं। बाजार से बैंक की मोहर तैयार करवाई जाती है। कागज बिल्कुल ओरिजिनल बैंक गारंटी की तरह लगता है। बिना जांच के गलती पकड़ना आसान नहीं होता और ऐसे में लंबे वक्त से बैंक गारंटी में फर्जीवाड़ा हो रहा था। लेकिन जब इस बार सभी आवेदनों की जांच हुई तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। बैंक से पता किया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ से कोई गारंटी बनाई ही नहीं गई। अब इसकी विभाग ने जब संज्ञान में आया, विभाग ने संबंधित बैंकों से पुष्टि कराई। पुष्टि कराने के बाद कतिपय संस्थानों की जो फर्जी बैंक गारंटी सबमिट किए थे, उसकी सूचना मुख्यालय ने, जो कि अफिलेटिंग एजेंसी हमारी भारत सरकार है, वहाँ वो प्रकरण डिफर हो चुका है कि उनके अफिलेशन को निरस्त किया जाए। कुछ ITI के जिनकी मान्यता हो चुकी थी उनको FIR करने के भी ऑर्डर विभाग ने जारी किए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ फर्जीवाड़े तक सीमित नहीं रह गया। सवाल ये है कि जब जांच में दोषी पाए जाने के बाद FIR दर्ज करने के आदेश जारी हो गए थे, तो 2 महीने बीतने के बावजूद भी अब तक FIR क्यों नहीं कराई गई? आखिर कौन है इनके पीछे?